शायरात एंड शुअरा इकराम, ख़वातीन हज़रात, मैं इस मुशायरे में बचपन से आता रहा हूँ, कभी इनविटेशन के साथ, कभी बगैर इनविटेशन के, कभी गेट क्रैश करके। एक दफ़ा मुझे याद है कि जब गेट कीपर ने पकड़ा तो मैंने उससे ये दरख्वास्त की कि भाई यहाँ लोग मुशायरा देखने आते हैं, मैं मुशायरा सुनने आता हूँ। कम से कम उसमें इतना एक ज़र्फ़ था कि उन्होंने इस बात को समझा, मुझे आने दिया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से यहाँ बुलाया गया। ये उर्दू अदब भी और दिल्ली की एक उर्दू रिवायत का सबसे बड़ा एक इदारा बन चुका है, एक इंस्टीट्यूशन हो गया है शंकर शाद मुशायरा। उर्दू की ज़बान, उसकी हुस्न लताफ़त, उसकी मिठास के तो सभी परवरदा हैं, और उर्दू ने जो रोल अदा किया इत्तेहाद और यकजहती के लिए, उसको भी सब जानते ही हैं। और हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीबी विरासत उर्दू है, और गंगा जमनी तहज़ीब की सबसे बड़ी पहचान उर्दू है। और उर्दू अदब में मुशायरों ने जितना बड़ा रोल अदा किया है, मैं समझता हूँ कि अदबी कोई और पहलू इतना मौसर नहीं रहा है। हिंदुस्तान की अदबी सरगर्मियों में इस मुशायरे का बहुत बड़ा नाम हो गया है, और तकरीबन 50 साल से, इस सदी से ये मुशायरा हो रहा है। और जिन साहबान के नाम से ये मंसूब है वो ख़ुद उर्दू तहज़ीब के प्रोडक्ट थे, एक मुजस्समा थे, लाला शंकर लाल शंकर जी और लाला मुरलीधर शाद साहब। उनकी इल्म दोस्ती और अदब नवाजी का ज़िक्र आज भी लोगों की ज़बान पर है। पिछले दिनों मैं एक किताब लिख रहा हूँ दिल्ली के ऊपर, पुरानी दिल्ली के ऊपर, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली वाला हूँ, 500 साल का, जैसा कि आप मेरे बालों से देख ही सकते हैं। उस पर मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया। उनमें से एक इंटरव्यू करने वाली इस फैमिली की एक बुज़ुर्ग लाला चरत राम की अहलिया मोहतरमा सुमित्रा देवी, उनको मैंने इंटरव्यू किया था। उनका कुछ महीने पहले 97 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। तो उन्होंने ये जिक्र सुनाया कि अब जो आप लोग पुराने यहाँ आने वाले हैं उनको तो पता ही है कि इसका मुशायरे की शुरुआत हुई कैसे थी। उन्होंने बताया कि उनकी एक मिल लायलपुर में थी, जिसकी देखरेख उनके शौहर के बड़े भाई लाला मुरलीधर शाद करते थे। बंटवारे से पहले का वाक़या है कि वो इस मिल को देखने कराची जा रहे थे, रास्ते में जहाज़ का हादसा हुआ जिसमें उन दोनों की वफ़ात हो गई, और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनके चाचा लाला शंकर लाल शंकर जी का भी इंतकाल हो गया। दो चचा भतीजे थे, लेकिन हम उम्र थे और शौक़ भी इनके एक जैसे थे। इनकी फैमिली में लाला श्री राम ने उस पर यह फ़ैसला किया कि इन दोनों की हजरात की याद ज़िंदा रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि एक मुशायरा उनकी याद में शुरू करें, जिससे इन दोनों की रूहों को तस्कीन भी मिलेगी। मेरे ख़्याल से ये इतना दूर अंदेशाना उनका फ़ैसला था। बाकी फैमिली के और कुछ लोगों ने जो भी अच्छे काम किए हैं वो अपनी जगह, लेकिन जितना नाम इन शंकर और शाद का है उर्दू अदब और उर्दू मुशायरे की वजह से, वो अपनी जगह ख़ास रखता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मुशायरे का ऑर्गेनाइज़र जनाब तिलकधर साहब, आलोक श्री राम और माधव श्री राम। आलोक और माधव जब मुझे मिलने आए, मैंने इनका बड़ा शुक्रिया अदा किया, और आप के सामने भी करना चाहूँगा कि इन दोनों लड़कों ने अपने बुज़ुर्गों की याद को ज़िंदा करने के लिए एक मुशायरा जो कुछ साल बंद हो गया था, कोई 10-11 साल नहीं हुआ था, इसको फिर शुरू किया। ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसके लिए पूरी उर्दू हम सब दिल्ली वाले और उर्दू वाले आपके शुक्रगुजार हैं। मैं शंकर लाल मेमोरियल सोसाइटी और उनके सभी ज़िम्मेदारान कभी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस रिवायत को बाकी रखा हुआ है, और आगे भी इसी कामयाबी से इसको चलाते रहेंगे। और आखिर में मुझे यहाँ बुला के आपने इज़्ज़त दी, इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। मेरा काम तो इलेक्शन कराना है। अगर इलेक्शन होता कि सबसे पॉपुलर उर्दू लिटरेचर का काम क्या है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ये अनअपोज्ड डिक्लेयर किए जाते हैं कि ये सबसे अच्छा मुशायरा है।
मैं आखिर में ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के नाम पूरी दुनिया में अगर कोई जानता है एक लफ्ज़ में तो हमारी डेमोक्रेसी है। और 1950 में जब वोटिंग राइट मर्दों और औरतों को दिए गए थे एक ही दिन, तो सारा वेस्टर्न वर्ल्ड हैरान था कि ये लोग पागल हो गए, इनका दिमाग ख़राब है। 84% इलिटरेसी है देश में, कास्ट रिडन सोसाइटी है, पॉवर्टी है, इनमें लड़ाई झगड़े हैं, ये डेमोक्रेसी को कैसे संभालेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अवाम ने साबित कर दिया कि वो और वेस्टर्न वर्ल्ड से ज़्यादा मैच्योर है। हमने पहले दिन मर्दों और औरतों को बराबरी हुकूक दिए थे, वोटिंग राइट। आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका ने 144 साल लिए थे औरतों को वोटिंग राइट देने के लिए। इंग्लैंड जो मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है उसने 100 साल लिए थे औरतों को राइट देने के लिए। हमारे गरीब देश ने, इलिटरेट देश ने, सिर्फ 16% लिटरेसी थी, उसने पहले दिन से दिया। आप सब जानते हैं कि लार्ज डेमोक्रेसी लार्ज है, लेकिन शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा कितनी लार्ज हमारी डेमोक्रेसी है। हमारे 75 करोड़ वोटर, ये यूरोप में 50 मुल्क हैं, उन 50 मुल्कों को मिला दीजिए, उससे ज़्यादा। उसमें अमेरिका के 20 मुल्क और डाल दीजिए, 70, उनसे ज़्यादा। और उसमें एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड जैसे स्मॉल चेन की तरह वो भी डाल दीजिए, उससे ज़्यादा वोटर हैं। और इतने सारे वोटर वाला देश लंच टाइम तक एक रिज़ल्ट दे देता है, और वो रिज़ल्ट जिसको सब लोग सलाम करके कबूल करते हैं। एक वोट से हारने वाला भी हाथ जोड़ के उस रिज़ल्ट को कबूल करके अपनी कुर्सी छोड़ के दूसरे को देता है। आज हमारे सेंट्रल कैबिनेट में एक मिनिस्टर साहब हैं, मिस्टर सीपी जोशी। ये राजस्थान के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अगर ये जीत गए होते तो चीफ मिनिस्टर बनते, ये आम धारणा थी। ये एक वोट से हारे। इन्होंने हमारे रिटर्निंग अफसर को फ़ोन किया कि भाई मेरे पोस्टल बैलेट को रिकाउंट कर दो। मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से रिकाउंट की अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। पोस्टल बैलेट चूँकि पेपर बैलेट होते हैं, 150 बैलेट पेपर 15 मिनट में काउंट हो गए, वही रिज़ल्ट। फिर उन्होंने कहा साहब जो मशीनों के टोटल हैं 21 राउंड के, उनका ज़रा टोटल दोबारा कर दो। 10 मिनट में वो कर दिया, फिर वही रिज़ल्ट। उनका तीसरा टेलीफोन आया शुक्रिया करने का कि आपने बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया, और उन्होंने इलेक्शन पिटिशन तक नहीं किया। ये खूबी है। और लेकिन ये भी किसी ने बताया कि उनकी बीवी ने उस दिन वोट नहीं दिया था। मैंने जोशी जी से खुद पूछा कि भाई ये इसमें कितनी सदाकत है, तो उन्होंने कहा कि हाँ वोट दिया था, लेकिन किसी पॉलिटिकल रीज़न से नहीं। वो और उनकी बेटी मंदिर चले गए थे। तो उससे एक उसूल निकल के आया कि इलेक्शन के दिन भगवान के मंदिर से ज़्यादा डेमोक्रेसी का मंदिर है, उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो हम 70 मुल्कों से ज़्यादा हमारे वोटर हैं, लेकिन हमारा एक पोलिंग स्टेशन एक ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही वोटर है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में एक वोटर है। कुछ पिछले साल तक एक केरला में एक पोलिंग स्टेशन था, उसमें भी एक वोटर था। उस वोटर की वोटिंग हैबिट्स पे हमने रिसर्च कर रखी थी। वो नॉर्मली खाना खा के लंच करके 2 बजे आता था, लेकिन हमारे दुकान तो 7 बजे से खुलनी चाहिए, पोलिंग स्टेशन से 7 बजे शुरू होना चाहिए, कानून है। 2 बजे वो वोट दे के चला जाए तब भी हम नहीं बंद कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि कोई बाद में आके कहे कि ये वो वोटर नहीं था, मैं असल वोटर तो मैं हूँ, एक डिस्प्यूटेड वोट हो जाएगा। तो 5 बजे तक खुला रखते। इस पे हमें फ़ख्र है कि इतने बड़े 75 करोड़ के एक तरफ, और हम 1 करोड़ वोटर के लिए भी उतना ही ध्यान रखते हैं। पिछले साल ये वोटर साहब गुजर गए, तो एक हेडलाइन आई अखबार में, डेथ ऑफ ए पोलिंग बूथ। हम उसको अभी शोक मना ही रहे थे जब ये गिर फॉरेस्ट के एक वोटर टेम्पल के प्रीस्ट है। एक अखबार ने इनके पास जाके पूछा, किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती कि जंगल में कौन जाएगा, तो उन्होंने शिकायत की कि मेरे वोट लेने कोई आता ही नहीं।
खर्चा, लेकिन एक वोट की कितनी अहमियत है ये सीपी जोशी साहब से पूछिए। और कितने ऐसे लोग हैं जो एक एक दो दो वोट से हारते। ये हमारे हिंदुस्तान की एक अजमत है। और ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि बताऊं कि इस वक्त आजकल हम अपने मुल्क को कंडम करने में लगे रहते हैं। हमारे सब नेता चोर हैं, सब बेईमान हैं, हमारा देश बेईमान है, लेजी है, डिसऑनेस्ट है। ऐसी बात नहीं है। हमें अपने देश पे फ़ख्र करने के लिए बहुत कुछ हमारे पास मवाद है। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के अपने ख्यालात शेयर करने को मौका दिया। शुक्रिया। जय हिंद। बहुत अच्छे। मोहतरम कुरैशी साहब अपनी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू से हमें नवाज रहे थे, बड़ा शुक्रिया। इलेक्शन के सिलसिले में भी कुछ उन्होंने बड़ी कीमती बातें बताईं जिससे हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। कुरैशी साहब की खूबी यह है कि वो अजीम तो हैं ही, लेकिन अपने कौल व अमल से भी वो अजीम दिखाई पड़ते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। हम मुबारकबाद दे रहे हैं और उनकी इज़्ज़त हम लोगों के दिल में रोज़ बरोज़